नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस लीगल चैनल पे। हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो दोस्तों, आज का विषय है डिवोर्स पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट करें। जी हाँ दोस्तों, डिवोर्स पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करें। हमने अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करें। हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कॉन्टेस्टेड डिवोर्स पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट करें। हम यहाँ पे जानेंगे कि उसके ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करनी होती है, नोटिस कैसे भेजा जाता है और पूरी जो प्रक्रिया है वो कैसे है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूँ कि यहाँ पे हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट आज का जो विषय है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में जो डिवोर्स पिटीशन है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के मैट्रिमोनियल इश्यूज को देखा जाता है। और इसके अलावा मुस्लिम्स के लिए एक अलग पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए एक अलग है। तो इसलिए आज हम लोग सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें डिवोर्स के बारे में बताया गया, उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पति या पत्नी डिवोर्स लेना चाहते हैं तो खासकर जब कॉन्टेस्टेड डिवोर्स होता है, जहां पे म्यूचुअल दोनों की सहमति नहीं बन पाती है, तो उन्हें कुछ कारण बताना पड़ता है, कुछ कारण को स्पेसिफाई करना पड़ता है। आज हम जानेंगे वो कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जब कभी भी आप डिवोर्स लेने जाते हैं तो आपको एक लीगल नोटिस भेजना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक लीगल नोटिस एक तरह का एक फाइनल वार्निंग है कि जो इश्यूज हैं, खासकर जब मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स को आप तोड़ने जाते हैं, डिवोर्स लेने जाते हैं, तो 3 इश्यूज खास करके आती हैं। सबसे पहला तो इशू होता है मेंटेनेंस, यानी कि अगर कोई पत्नी खासकर पत्नी अगर वो हाउसवाइफ है या फिर वो वर्किंग भी है, दोनों ही हालात में उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। इसके अलावा अगर उस दाम्पत्य जीवन में अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, इसके बारे में भी ये जो इश्यूज हैं ये क्लियर हो जाने चाहिए। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी, यानी दोनों दंपति के बीच में अगर कोई संपत्ति को लेकर कोई इश्यूज है तो वो भी सेटल हो जाने चाहिए। और इन सारी चीजों को सेटल करने के लिए एक लीगल नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। तो उस लीगल नोटिस को सबसे पहले भेजा जाता है। मैंने एक लीगल नोटिस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो कोई भी इच्छुक हैं लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करें, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली डिवोर्स पिटीशन को कैसे तैयार करें, इस पे हम लोग फोकस करेंगे और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बताते चलूं कि सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में ये लिखा गया है कि कोई भी डिवोर्स 1 साल के पहले फाइल नहीं किया जा सकता, यानी 1 साल के बाद ही कोई डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में उसको पहले भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन आपको सारे ग्राउंड्स बताने होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि डिवोर्स लेने के लिए क्या क्या ग्राउंड होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राउंड होता है जिसका जिक्र सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया है, वो है क्रुएलिटी। यानी क्रुएलिटी को भी बहुत तरह से परिभाषित किया जाता है। ये फिजिकल हो सकता है, फिजिकल क्रुएलिटी, या फिर मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, या फाइनेंशियल हो सकता है। तो इसके बहुत सारे आयाम है और इस पे बहुत सारे केस लॉज और जजमेंट हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। तो क्रुएलिटी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स लेने के लिए। दूसरा जो ग्राउंड है वो एडल्ट्री, यानी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर इस तरह की कोई चीजें हैं, तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है। फिर डिजर्शन, अगर कोई पति या पत्नी को छोड़ के चला जाता है तो ये भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स लेने के लिए। उसके अलावा कन्वर्जन, अगर कोई अपने धन को परिवर्तित कर देता है तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं डिवोर्स लेने के, जैसे कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर कोई ऐसा कोई बीमारी है जो संपर्क में आने से फैलता है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स लेने का। इसके अलावा रेनंसिएशन, खास करके बहुत सारे लोग जो है सन्यासी बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी डिवोर्स लेने के प्रावधान है। या फिर ऐसी स्थिति जिसमें वो जो पति है या पत्नी है वो गुमशुदा है, वो इज मिसिंग और ही इज मिसिंग, ऐसी स्थिति में भी प्रिजम्पशन ऑफ डेथ पे भी आपको डिवोर्स लेने का अधिकार है। तो आइए अब जानते हैं, डिवोर्स लेने के पहले आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। लीगल नोटिस के बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ये जानना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो फिर आपको
जो इनविटेशन कार्ड है वो इनविटेशन कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको दोनों ही पार्टीज के स्टैम्प साइज फोटो लगाने होते हैं। उसके बाद आपको जो है जो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न, ताकि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बता सकें, 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात भी उसमें लगाने पड़ते हैं। तो इन सारी चीजों के बाद आप जो है इसका जुरिस्डिक्शन, अब इसका जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होगा? इसके जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने के लिए 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप जहां पे दोनों पति पत्नी की शादी हुई होती है वहां पे ये जुरिस्डिक्शन हो सकता है, या फिर जहां पे दोनों लास्ट रिसाइडेड, यानी पति पत्नी जहां पे आखिरी क्षण बिताए हो, वो भी एक जुरिस्डिक्शन उसको बनाया जा सकता है। या फिर अगर दोनों ही पार्टी में से कोई एक पिटिशनर होगा और एक रेस्पोंडेंट होगा, तो जहां पे रेस्पोंडेंट रिसाइड कर रहे हैं या कर रही हैं वो भी एक जगह जुरिस्डिक्शन हो सकता है। अब आइए हम जानते हैं कि डिवोर्स लेने के लिए जो पिटीशन है उसको कैसे ड्राफ्ट करें। तो सबसे पहले तो हम कोर्ट का नाम लिखने, इसे फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है। ये जो है हर कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट होता है, तो वहां पे उसमें फैमिली कोर्ट में ये मैटर्स सारे जाते हैं। डिवोर्स और जितने भी फैमिली लॉ से रिलेटेड मैटर है वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं, जिसको प्रिसाइड करते हैं प्रिंसिपल जज। तो उनके कोर्ट में ये दाखिल होते हैं। उसके बाद उस कोर्ट का नाम प्रिंसिपल जज, फिर उस जो जुरिस्डिक्शन है वहां का नाम, फिर हम जो पिटिशनर है उस पिटिशनर का नाम, फिर जो उसकी वाइफ है उसको एज ए रेस्पोंडेंट बनाते हैं, और फिर हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन, जो भी सब सेक्शन है, अगर वो क्रुएलिटी है, डिजर्शन है, या जो कुछ भी सेक्शन है उस सब सेक्शन को आप लिखें। उसके बाद फिर हम आते हैं जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो है क्या स्टेटस था मैरिज के पहले, वेदर देवर क्या वो शादीशुदा थे, डिवोर्सी थे, या फिर जो भी उनकी मैरिटल स्टेटस थी उसको लिखते हैं, उनके एड्रेस को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि ये शादी जो है हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स के, यानी हिंदू परंपरा के अनुसार किस तारीख को हुई थी, कहाँ पे हुई थी, किन लोगों के सामने हुई थी। उसके बाद हम ये इस बात की चर्चा करते हैं कि उस शादी से अगर उस दंपति को कोई पुत्र या पुत्री है तो उसके बारे में उसका नाम वगैरह लिखते हैं। फिर हम आते हैं उस पूरे क्रोनोलॉजी पे कि शादी के बाद कैसी कैसी घटनाएं हुई और उसका क्या प्रभाव पड़ा, और किस तरह से वो जो है जो कुछ भी आप ग्राउंड ले रहे हैं, वेदर इट्स क्रुएलिटी, अगर आप क्रुएलिटी ले रहे हैं या एडल्ट्री ले रहे हैं या डिजर्शन ले रहे हैं, वो सारी चीजों को उस ग्राउंड को प्रूव करने के लिए जो सीक्वेंस में, यानी कि शादी के पास जो घटनाएं होती हैं उन सारी चीजों को सीक्वेंस में लिख के आपको ये बताना होगा कि अपने ग्राउंड को प्रूफ करना होगा। तो इस तरह से आप ग्राउंड को प्रूफ करने के बाद आखिर में प्रेयर में आप कह सकते हैं कि आपको डिग्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट की जाए। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि शादी होने के 1 साल बाद ही ये फाइल किया जा सकता है, उसके पहले ये फाइल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये फाइल, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस देते हैं और सारी चीजें बताते हैं तो आपको ये रिलीफ मिल भी सकता है। तो ये सारी चीजें, इसमें व्यवस्था ये है कि कई बार कोर्ट के द्वारा भी रिकंसिलेशन के उपाय किए जाते हैं कि मेडिएशन है और रिकंसिलेशन के थ्रू इसे मैरिज को रिस्टोर किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये संभव नहीं होती है तो वहां पे कोर्ट के द्वारा डिग्री ग्रांट कर दी जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप नोटिस भेजते हैं, और एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में जब नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आता, या अगर रिप्लाई आता और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जो है डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते हैं सेक्शन 13 में और ग्राउंड्स के साथ, और उसके बाद उधर से एक रिप्लाई आता है जिसे हम लोग WS कहते हैं। आपके पिटीशन पे जब रेस्पोंडेंट का जो रिप्लाई आता है उसे हम WS कहते हैं। ये नोटिस सर्व होने, यानी जैसे ही आपने पिटीशन दिया उसके बाद कोर्ट उस पर नोटिस सर्व करेगी अपोजिट पार्टी को, और अपोजिट पार्टी को आफ्टर रिसीविंग द नोटिस 90 दिनों के अंदर उसका रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। अब उस रिप्लाई का, यानी जवाब का जवाब भी अगर आप देना चाहते हैं तो उसका भी रिज्वाइंडर आप दे सकते हैं। इस रिज्वाइंडर के बाद अगर कोर्ट आप मेरिट्स को देखते हुए अगर रिकंसिलेशन या मेडिएशन के थ्रू उसे लगता है कि इस मैरिज को रिस्टोर कराया जा सकता है तो रिस्टोर कराती है, या अन्यथा उसे डिग्री ऑफ डिवोर्स, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद एक डिग्री ऑफ डिवोर्स वो दे सकती है। तो ये प्रक्रिया थी डिवोर्स को लेकर। अगर किसी व्यक्ति को इस पे कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक किया तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, और जो कोई भी व्यूअर्स हमारे चैनल में पहली बार आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।